हे एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे डे 52 पार्ट 3 ऑफ टोटल इनकम। ठीक है। आई होप आप लोग को टोटल इनकम की जो सीरीज है वो बहुत अच्छी भी लग रही होगी और समझ भी आ रही होगी। ठीक है। अब जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब आ जाने वाली है हमारी कौन सी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात। ठीक है। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। और मैं बहुत ज्यादा कोई ब्रीफ नहीं देने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले वीडियोस में मैंने बाकी सारे क्वेश्चन में आपको ब्रीफ दे दिया है। ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे किससे बेटा, क्वेश्चन रीडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 15, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। Mr. Devansh, an Indian resident, age 38 years, carries on his own business. उसका क्या है, खुद का बिजनेस है। He has prepared the following profit and loss for the year ended 31 मार्च 2026। तो ये क्या है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। और एज क्या है आपकी 38 ईयर्स और खुद का बिजनेस है। क्या बिजनेस है ऐसे ब्रीफ नहीं किया है। ठीक है ना। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, कैश गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। तो कैश गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। लेकिन पहले इसको माइनस करना पड़ेगा और फिर ये एग्जेम्प्ट होगा कहाँ पर, अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है। तो नेट ऑफ टैक्सेस में ग्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन पहले अपन माइनस करेंगे पीजीबीपी में। ठीक है। और पीजीबीपी में जितना ये अमाउंट रहेगा उतना ही माइनस करेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन कैसे करके, ग्रॉस करके। अब इसमें कौन सा सेक्शन लगा होगा, सेक्शन 193 लगा होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का टीडीएस, जिसका रेट कितना है बेटा आपका 10%। ठीक है। तो आपको 10% से जो है वो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी बिजनेस का खर्चा, एडवर्टीजमेंट बिजनेस का खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस बिजनेस का, फायर इंश्योरेंस ₹10,000 रिलेट्स टू हाउस प्रॉपर्टी। तो 10,000 हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, तो मैं क्या कर दूंगी, प्लस ₹10,000 कर दूंगी। अज्यूमिंग हाउस प्रॉपर्टी में मैं खुद रह रही हूँ, अभी मेरे को हाउस प्रॉपर्टी का कोई और नॉलेज नहीं है, तो यहाँ वाला मैंने देख के क्या कर दिया, 10,000 रिलेट्स टू हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स ऐड नहीं होता है, तो ये भी अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो बिजनेस में अलाउ नहीं होंगे। डेप्रिसिएशन अलाउबल है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड अंडर 35(1)(2)। तो आपको क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन 35 का, वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी, तो इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सा है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है और ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। ठीक है। मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि मुझे नीचे एक पॉइंट दिख गया हाउस प्रॉपर्टी का, तो मुझे वहां पर एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैंने ऐड कर दिया, अज्यूमिंग कि पूरा पर्सनल है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर मेंटेनेंस, नेट प्रॉफिट जो है 135,800। ठीक है। अभी अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपने को दो चीज में पूरी क्लैरिटी नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी का क्या है और यहाँ पर ये हाउस प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है वो डिफर कर सकता है, क्योंकि क्या पता आधी हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ तो इसमें कुछ पोर्शन जो है वो बिजनेस का हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी है कि ये पूरा क्या है, पर्सनल है, तो ये नहीं होगा। और ये जो है ये भी क्या है, अदर सोर्सेस का है, दूसरा ये भी अदर सोर्सेस का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट है मैंने वैसे ही लिखा है, यहाँ पर पहले माइनस करेंगे, अदर सोर्सेज में एग्जाम्प्ट दिखाएंगे क्योंकि मैरिज में मिला हुआ है, और दूसरा यहाँ पर पहले माइनस करोगे और उसके बाद अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करोगे, बट ग्रॉस करके टैक्सेबल करोगे, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ कम टू योर अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया, अब आ जाओ अदर इन्फॉर्मेशन में। क्या बोलता है बेटा अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन बोलता है मिस्टर देवांश owns a house property which is being used by him for the following purposes। ठीक है। 25% of the property for own business, 25% of the property for self residence and 50% let out residence। ओके।
तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो है वो देवांश का पूरा घर है, तो इसमें से जो 50% ऑफ दी ये है, मान लो ये एग्जाम्पल ये वाला येलो कलर 50% जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उसका लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बोलूंगी ये रेड कलर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा उसका खुद का घर, और जो ये पर्पल वाला है वो क्या हो जाएगा, सॉरी एसओपी, ये एसओपी है, ये बिजनेस का है, और ये जो है वो क्या है एलओपी। आई होप आई एम क्लियर कि एक घर में जो है ना 50% एलओपी है, रेड वाला पोर्शन 25% जो है वो क्या है आपका बिजनेस है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी जो है वो कितना है 25% है। अब कोई भी खर्चे को आप बिजनेस के लिए कितना अलाउ करोगे, तो बिजनेस के लिए अलाउ करोगे 25%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये जो ऊपर दोनों है ना, इसमें से 10,000 जो है वो क्या है फायर इंश्योरेंस पूरे हाउस प्रॉपर्टी का है, तो उसमें से 25% बिजनेस का है, मतलब 75% जो है वो बिजनेस का नहीं है, तो जो ऐड होगा ना वो 75% ऐड होगा, तो ऐड होगा 10,000 इंटू 75% इज इक्वल्स टू 7,500। तो आपको ऐड क्या करना है, 7,500 रुपीज जो है वो आपको ऐड करना है। आई होप समझ आए कि 75% डिसअलाउ करना है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी का 36,000 है, तो 36,000 इंटू 75% कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 36,000 इंटू 75% इज इक्वल टू हाउ मच 27,000। तो यहाँ पर अपन एड बैक करेंगे कितना 27। समझ आया कि जो बिजनेस का नहीं है वो बिजनेस में एड बैक होगा, तो बिजनेस का कितना है 25% है, तो रेस्ट जो है वो बिजनेस का नहीं है, तो 75% पोर्शन जो है वो बिजनेस का नहीं है, और 25% जो बिजनेस का है, तो हमने 75% को एड बैक कर दिया दोनों जगह, तो यहाँ पर 10,000 का 75% एड बैक किया, और यहाँ पे 36,000 का 75% जो है वो एड बैक कर दिया है, क्योंकि ये दोनों जो है ना बेटा वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है वो किससे रिलेट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट की इंफॉर्मेशन थी, तो ये तो सिर्फ ये बताया कि 25% ये 25% ये 50% ये, क्या और कोई ट्रीटमेंट या कुछ अमाउंट दिया है, कुछ खर्चा दिया हुआ है, नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट से वो आपको बता रहा है कि 25% ओन बिजनेस है, 25% सेल्फ रेसिडेंस है, और 50% जो है वो है रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक चीज और, मैं आप लोग को हमेशा इस चीज पे फोकस करूंगी कि जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और उतना ज्यादा आपको एग्जाम में रिटेंशन रहेगा, तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन रीडिंग को स्किप ना करें, क्वेश्चन रीडिंग पे ज्यादा टाइम दे, और अगर आपको लगता है कि हमारे टाइम देने के बाद भी अगर आपको कभी लगता है कि क्वेश्चन मेरे को एकदम अच्छे से समझ नहीं आया है, तो प्लीज बार 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 अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको क्वेश्चन जो है वो फेमिलियर लगेगा, क्वेश्चन जितना ज्यादा फेमिलियर रहेगा उतना ज्यादा एग्जाम आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो आंसर बुक की तरफ कम देखिए और क्वेश्चन बुक की तरफ ज्यादा देखिए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया रेंट रिसीव फ्रॉम। अब पॉइंट नंबर 2, रेंट रिसीव फ्रॉम 50% लेट आउट पोर्शन इज 1,65,000। तो ये कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये चला जाएगा सीधा सीधा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एलओपी वाले पोर्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है ये थर्ड पॉइंट, ऑन 1/12/2025 he acquired a vacant site from his friend for 1,05,000. The stamp duty valuation for the value is 2,80,000 for the stamp duty purpose. See, अब उसने क्या किया, उसने लैंड बाय किया, ठीक है। अभी सेल करता तो कहाँ जाता, कैपिटल गेन में जाता, बट जब आप बाय कर रहे हो तो बाय करने में क्या प्रोविजन लगता है, तो बाय करने में आपको गिफ्टिंग का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है, कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर लैंड स्टैम्प ड्यूटी से वैल्यू से कम में अगर लैंड खरीद रहे हो, तो ये डिफरेंस है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो इसका प्रोविजन क्या है कि अगर आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए खरीद रहे हो, एक मिनट लेट मी रिपीट, कि अगर आप क्या खरीद रहे हो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलते हैं आपका डिफरेंस जो है वो मोर देन 50,000 होना चाहिए,
और सेकेंड क्या बोलता है, एस डी वी शुड बी मोर देन 110% ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस, तो डिफरेंस इन दोनों का 2,80,000 माइनस 1,05,000, तो 2,80,000 माइनस 1,05,000, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1,75,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 2,80,000 शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ 1,05,000। तो 1,05,000 का 110% कितना होता है, 1,05,000 इंटू 110%, तो ऑब्वियसली 1,15,000, तो 2,80,000। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 56 टू 10 में कितना टैक्सेबल होगा, जो डिफरेंस है दैट इज 1,75,000, आपको गिफ्ट अमाउंट के तौर पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा 1,75,000। आई होप आई एम क्लियर। Okay. Now, next, he received interest on post office saving bank account amounting to 500. Exempt, क्योंकि 3,500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे ऊपर जो है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, कैश गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज इंक्लूड 20,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव, कोई दिक्कत नहीं, मैरिज में मिल रहा है, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से मिले, एग्जेम्प्ट ही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये दोनों जो वैसे भी कुछ काम के नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, LIC प्रीमियम पेड, पॉलिसी वैल्यू 3 लाख, 1 जून 2016, 60,000 फॉर इस हैंडीकैप सन, 80 यू की क्या है, डिसेबिलिटी है, और उसके लिए आपने क्या लिया है, पॉलिसी ली है। तो पहली बात तो आपका 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा, तो 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% कितना होता है, मतलब मैक्सिमम 15% का कैप रहता है, 45,000। भले आपने प्रीमियम 60,000 का पे किया है, लेकिन आपको क्या होगा, 45,000 का जो है 80C में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बेटा, 80U डिसेबिलिटी, मतलब उस बच्चे को क्या है, मतलब हैंडीकैप सन को जो डिसेबिलिटी है वो 80U में मेंशन्ड है। ठीक है, तो 80U में उसको डिडक्शन मिलेगी, उस बच्चे को मिलेगी, क्योंकि 80U सेल्फ डिसेबिलिटी की बात करता है। तो इस बंदे देवांश को 80U में नहीं मिलेगा, देवांश का जो सन है जो हैंडीकैप्ड है उसका रिटर्न फाइल होगा, तो उसको 80U में जो है डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 80C 45,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, he purchased 10,000 shares of X company limited on 1/1/2015 for rupees 1 lakh, received 1:1 bonus share on 1/1/2017, he sold 5,000 bonus shares September 2025 for rupees 2,20,000, shares are not listed and STT is not paid। शेयर लिस्टेड नहीं है और लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब जो है सेक्शन कौन सी है, 112। ठीक है, अगर लिस्टेड होते तो क्या होता, 112A होता। अब बेटा बोनस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर वो 2001 के बाद मिलता है, बोनस शेयर अगर आपको 2001 के बाद मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, नील होती है। तो अल्टीमेटली जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 2,20,000। ठीक है, compute total income and net tax payable of Mr. Devansh for assessment year 26-27, assuming that he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115DAC। ठीक है, हो गया ये। आई होप हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीड कर लिया है। ठीक है, नाउ कम टू योर आंसर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, 15, एंड पेज नंबर इज व्हाट योर 127। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर
26, 27। ठीक है, टोटल इनकम टैक्स पेबल। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, सैलरी से। तो सैलरी दिया हुआ है क्या, नहीं, मतलब इनकम के तौर पे सैलरी है क्या, नहीं। तो सबसे पहला कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले लूंगी एलओपी, जो कि 50% क्या है, एरिया है। तो सब चीज क्या होगी, 50% होगी। तो यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ है ऑलरेडी क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि कितना मेरे को रेंट जो है वो रिसीव हुआ है। तो मुझे रेंट मिला है 1,65,000। तो मैं ले लूंगी 1,65,000 माइनस आता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स जो है पेड हुआ है 36,000। 36,000 इंटू 50% जो है वो यहाँ आएगा। तो आपका आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 18,000। 18,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू माइनस 1,65,000 इज इक्वल्स टू 1,47,000। ठीक है, उसमें दो चीजें माइनस होती है, -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एनएवी। ठीक है, तो 1,47,000 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा आपका, 44,100। ये आपका 30% वो हो गया, माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जस्ट चेक इट आउट। तो मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं दिया है, तो हम ले लेंगे इसको नील। तो मेरा आंसर आ जाएगा एलओपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका 147 माइनस 44,100। तो आ जाएगा 1,02,900, 1,02,900 एंड 1,02,900। तो ये अभी आया किसका, एलओपी का। अब अपन निकालेंगे किसके बारे में, एसओपी विच इज 25% एरिया। अब जब एसओपी होता है तो उसमें जो आंसर होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। और इंटरेस्ट तो लगा ही नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, तो वो क्या है, निल। तो अल्टीमेटली आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो टोटल में आएगा, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 1,02,900। टोटल में आ जाएगा 1,02,900। ठीक है, दिस इज वेयर वी कंप्लीट आवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आता है बेटा, आपका पीजीबीपी। तो अभी यहाँ पे आप हेड लिखोगे क्या, पीजीबीपी एंड लाइफ। उसके बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,35,800, 1,35,800। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे, और कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन ऐड होंगे उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है, अब सी क्रेडिट साइड से मैं स्टार्ट करूंगी। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो है माइनस दिया हुआ है, ठीक है, कैश गिफ्ट और मैरिज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कैश गिफ्ट ऑन मैरिज। तो कितना अमाउंट है, 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए माइनस होगा, बट ये एग्जाम्प्ट होगा आईएफओएस में, तो वो चीज मेरे को दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैश गिफ्ट ऑन मैरिज, कैश गिफ्ट ऑन मैरिज, कैश गिफ्ट ऑन मैरिज इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपका है 1,20,000, नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्जेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 1,20,000 माइनस किए हैं और आईएफएस में क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेम यहाँ पर लिखूंगी मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका कितना है 7,200। तो 7,200 जो है वो क्या होगा, माइनस यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ग्रॉस करके दिखाएंगे। तो 7,200 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए।
तो यहाँ पर आप कितना ले लोगे 8,000 रुपीज। तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा 8,000 और ऊपर में माइनस होगा 7,200। आई होप क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो क्रेडिट साइड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हमको पीजीबीपी से हटाना होता है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो बेटा जितना पीएल में क्रेडिट हुआ है आप उतना ही माइनस करोगे। तो जैसे हमारे 1,20,000 क्रेडिट हुआ था और 7,200 रुपीज क्रेडिट हुआ है तो हम इतना ही माइनस करेंगे। और टैक्सेबिलिटी के टाइम पे हम टैक्सेबल जो है वो एक्चुअल उसके रूल्स के हिसाब से करेंगे। सिंस कैश गिफ्ट और मैरिज एग्जाम्प्ट होता है तो हमने एग्जाम्प्ट किया है और इंटरेस्ट और डिबेंचर को ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद मैं डेबिट साइड की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या आया है, तो आपका आया है क्या, फायर इंश्योरेंस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फायर इंश्योरेंस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका कितना है 10,000 इंटू 75%। क्यों 75% कर रहे हैं, क्योंकि 25% जो है ना हाउस प्रॉपर्टी वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, लेकिन जो बची हुई हाउस प्रॉपर्टी वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है। जो बिजनेस का पोर्शन नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 7,500 रुपीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो अपन पूरा लिखेंगे इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। हमने एड साइड में लिखा था कितना है 27,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस था क्वेश्चन में 42,500 रुपीज। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 42,500 रुपीज। डेप्रिसिएशन अलाउबल ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिफाइड यूनिवर्सिटी ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस तो उसमें भी 75% बिजनेस का नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस विच इज अराउंड योर 27,000 ना, तो 36,000 इंटू 75% इज इक्वल्स टू अमाउंट इज योर 27,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको कहीं कुछ ऐड करना है तो ये हाउस प्रॉपर्टी ये अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो कोई काम का नहीं है, सेकंड में रेंट रिसीव्ड हो गया, थर्ड आपका है गिफ्ट। हाँ, तो यहाँ पर आपका है लैंड परचेस्ड फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो 1,75,000 इसमें आप नोट जो है वो दे सकते हो। उसके बाद आपका है एटीसी और कैपिटल गेन ना। तो कैपिटल गेन तो आपका बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, कैपिटल गेन। उसमें FVOC यहाँ पे क्या बेच रहे हो बेटा, बोनस शेयर। बोनस शेयर में FVOC कितना है 2,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला आ जाएगा 2,20,000 और इसको आप आउटर कॉलम में भी लिख देंगे 2,20,000। ठीक है, तो कैपिटल गेन हो गया। अब जीटीआई कर देंगे। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A उसमें सबसे पहला जो है वो है एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हैंडीकैप्ड सन। तो मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ सम अश्योर्ड ये ले सकते हैं अपन। तो अपने आ जाएगा कितना 60,000 नहीं सॉरी कितना है 3 लाख। 3 लाख इंटू 15%, 3 लाख इंटू 15% इज इक्वल्स टू 45,000। तो 45,000 रुपये अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका डल गया। शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म लेना नहीं, एक मिनट ना। सोल्ड बोनस इन सितंबर, ओके 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 ओके, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, सितंबर नहीं, सितंबर में बेचा है और रिसीव हुआ 2017 में, नहीं नहीं लॉन्ग टर्म ही होगा। ठीक है ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार आप फिर से क्वेश्चन चेक कर लो कि लिख तो हमने सब लिया है, हाउस प्रॉपर्टी बाहर डाल दिया है, पीजीबीपी का जो है वो टोटल नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है अभी, पीजीबीपी का टोटल करना है।
135, 800, 27,000, 7,500, 42,500, 27,000, 1,04,000 टोटल एडिशन, और माइनस होगा 1,20,000 और 7,200। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 135,800 प्लस 7,500 प्लस 27,000 प्लस 42,500 प्लस 27,000 माइनस 1,20,000 माइनस 7,200 इज इक्वल्स टू 1,12,600। तो यहाँ पर पीजीबीपी आ गया आपका 1,12,600, बाहर कर देंगे 1,12,600। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी बाहर हो गया है, पीजीबीपी बाहर हो गया है, कैपिटल गेन बाहर हो गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो टोटल है वो 175,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 1,83,000। तो यहाँ पर ले लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,83,000, इसको भी टोटल करके बाहर कर देंगे 1,83,000। ठीक है, तो जीटीआई करने के लिए अपन लोगों ने कर लिया है। आप चाहो तो बार बार एक बार क्वेश्चन की तरफ देख सकते हो। और दूसरी चीज, एक चीज, अब एग्जाम थी, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप चाहो तो नोट में डाल सकते हो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपीज तक आपका नील होता है। ये तो ऊपर में यहाँ पे भी आप लिख सकते हो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट एग्जाम, बाकी तो सारी चीजें कवर हो गई है। अब नेक्स्ट आपका जीटीआई, तो जीटीआई जो है वो टोटल में आ जाएगा 1,12,600 प्लस 1,02,900 प्लस 2,20,000 प्लस 1,83,000, 6,18,500। तो यहाँ पर आपका टोटल आया है 6,18,500। ठीक है, अब 45,000 यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, 45,000 बाहर में, तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 5,73,500, 573,500, 5,73,500, दिस इज माई टोटल इनकम। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, तो मुझे निकालनी है क्या, टैक्स लाइबिलिटी। जब भी मैं टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगी सबसे पहले मैं क्या देखूंगी बेटा, तो मैं चेक करूंगी रिजीम कि रिजीम क्या है। तो ये मेरा है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम चेक करने के बाद व्हाट आई विल डू इज कि मैंने कोई स्पेशल इनकम तो नहीं लेकर के रखी है। तो स्पेशल इनकम अगर आप देखोगे तो आईएफओएस में नहीं है स्पेशल इनकम, कैपिटल गेन में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाकी तो कहीं होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112 वाला है। उसका अमाउंट कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल 2,20,000, तो 2,20,000 इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 27,500। ठीक है, और बैलेंस एट द रेट ऑफ स्लैब रेट, $5,73,500 माइनस 2.5 लाख माइनस 2,20,000 5,73,500। तो बैलेंस में बचा कितना है 5,73,500, 573,500 माइनस 2,20,000 इज इक्वल्स टू 3,53,000, 3,53,500 माइनस 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जामिशन लिमिट। ठीक है, और इंटू 5%, तो मेरा आंसर आ जाएगा -2.5 लाख इंटू 5%
5175, मैं टोटल कर दूंगी प्लस 27,500 इज इक्वल्स टू 32,675, ठीक है। रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो रिबेट नहीं मिलेगी। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज इक्वल्स टू, तो इंटू 4% आपका आ गया है 1307, ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 33,982 रुपीज, और राउंड ऑफ कर देंगे रुपीज 10 के मल्टीपल में, तो 33,982, तो 34,000 रुपीज, नहीं 82 है तो 980 होगा ना, सॉरी 33,980 रुपीज, 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है तो ये होगा, ठीक है। तो 33,000, एक सेकेंड, 180, 980 आ रहा है, 27,500, 5175, health and education says 1307 is equals to 33,982, 980, हाँ, और माइनस TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 193 इज 800 रुपए का TDS कटा है, तो आपका नेट टैक्स पेबल होगा 33,180 रुपीज। Illustration number 16. Computation of total income and tax liability. From the following details, compute total income of Kamal, a resident individual aged 54 years for the year ended 31 March 2026. Tax payable need not to be calculated. सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम ही निकालना है, टैक्स पेबल नहीं निकालना है, ये तो ऊपर में ऐसे ही लिख दिया है, टोटल इनकम ही निकालना है, ठीक है। अब सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस 5 लाख, बोनस इतना है, सर्वेंट सैलरी टू सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 12,000, बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट एट हिज फ्लैट, तो ये दोनों क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको मैं फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट बताऊं तो उसमें क्या क्या आते थे, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई फ्री सर्वेंट और एनी अदर परक्यूसिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, तो लैपटॉप जो होता है उसकी फैसिलिटी जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें टैक्सेबल रहेगी, और सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ जाएगी बेटा, सैलरी हेड में, जो कि होता है हमारा फर्स्ट हेड। तो फर्स्ट हेड का जो है वो अभी तक तो देख लिए, ठीक है। नाउ फॉलोइंग आर दी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, बाकी जो है वो क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब कमल परचेज्ड अ फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली, उसने एक घर खरीदा, ठीक है, 10,75,000 का घर है, इन अप्रैल 2016 में खरीदा था, बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख एट द रेट 15% पर एनम, लोन है 5 लाख का एट द रेट 15% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। 65,000 from his own saving and a deposit from nationalized bank to whom the flat was given on lease for 10 years at a monthly lease rental of 5500 रुपए, ठीक है। अब द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन इज 1,60,000, तो कितना लोन रीपेबल है अभी, 1,60,000, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कमल ने घर खरीदा है, ठीक है, घर जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कितने की है, 10,75,000 की है, उसमें से 5 लाख उसने लोन से लिया है, और 65,000 जो है वो उसकी सेविंग से लगा हुआ है, और बचा हुआ जो है वो एक डिपॉजिट से निकाला है, ठीक है। तो बचा कितना, 10,75,000 माइनस 5 लाख माइनस 65,000 इज इक्वल्स टू 5,10,000, तो 5,10,000 जो उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिट में रखा हुआ था उसमें से ले लिया, ठीक है, और घर खरीद लिया है। एक बात बताऊं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना ये यूजलेस, इसका कोई क्वेश्चन में यूज नहीं है। तो मैम क्वेश्चन में यूज किस चीज का है, क्वेश्चन में जिस चीज का यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात ये है कि लीज रेंटल का यूज है, जो कि जाएगा किसमें, हाउस प्रॉपर्टी में,
5500 रुपए इंटू 12 महीने का कितना हो जाएगा आपका? 5500 इंटू 12 महीने का 66,000। एक ये आपका क्या है, रीजनेंटल जाएगा, और प्लस इंटरेस्ट जो है वो आपका जाएगा 1,60,000 कितना, 15% पे। तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,60,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 24,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो आएगा। उसके अलावा इस पॉइंट में ध्यान से देख लो और बार बार पढ़ लो, और कोई भी यूज की चीज नहीं जो कि हमारे इनकम टैक्स में वैल्यूएबल है। एक ये हाउस प्रॉपर्टी का काम है, और ये भी इंटरेस्ट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इवन प्रिंसिपल का भी कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो अपन कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है सर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय कमल इज 4500। कमल ही ओनर है और उसने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, तो ये भी कहाँ जाने वाला है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट फ्लैट ये कहीं नहीं जाएगा। Kamal earned a profit of 15,000 in share speculation business and incurred a loss of 20,200 in speculation business in cotton। ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेशन के बिजनेस के ही सेट ऑफ होता है। तो लॉस कितने का है, 20,200 का। प्रॉफिट कितने का है, 15,000 का। तो नेट लॉस जो है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है, नेट लॉस आ जाएगा 15, तो 5,200 रुपए। 5,200 रुपए क्या होगा, सीधा का सीधा कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि इसका लॉस जो है ना सर वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, इसका लॉस जो है वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होता है, इस वजह से अपन कितना आ जाएगा, 5,200। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ईयर 1819, ठीक है, इन द ईयर 1819 he has gifted rupees 50,000 to his wife and 30,000 to his son who was aged 11 years। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया है, 50,000 रुपए अपनी बीवी को दिया और 30,000 अपने बेटे को दिया। इस बंदे ने 2018-19 में, ठीक है, इस साल का ट्रीटमेंट है क्या, नहीं, इस साल नहीं दिया है। 2018-19 में अपनी वाइफ को दिया था 20,000 और अपने बेटे को दिया था 30,000। तो जो ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट है ना सर, वही क्लब होगा। जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है वो क्लब होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट का जो इंटरेस्ट है ना सर वही क्लब होगा। ठीक है, तो 15,000 और 30,000, तो 15,000 और 30,000 जो है उस पे 15% अपन निकालेंगे। ठीक है, तो अब वाइफ के, हाँ एक चीज मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि जब मैं वाइफ का इंटरेस्ट क्लब करूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो वाइफ, अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई एसेट दिया और उस पर उसको कोई इनकम हो तो वो हस्बैंड के हैंड में क्लब हो जाती है। और अगर बच्चे की कोई इनकम है तो वो क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ जिसकी क्या बोलते हैं इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग, तो वाइफ के बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है, तो वो अज्यूम करेंगे कि वो उस क्या बोलते हैं कमल के हाथ में ही हो जाएगा। तो मैं पहले निकालूंगी कि वाइफ का कितना क्लब होने वाला है। तो वाइफ का क्लब होगा 50,000 का 15%, कितना हो गया बेटा, तो 50,000 इंटू 15%, 4500, 7500 रुपए। तो ये 7500 रुपए क्लब हो जाएगा। और चाइल्ड का होगा 30,000 इंटू 15% इज इक्वल 4500 माइनस 1500 रुपए एग्जामेशन इज इक्वल टू हाउ मच, 3,000 रुपीज। तो ये कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट है तो अदर सोर्सेज में क्लब हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हुई, या हुई पॉइंट नंबर 5 की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 में। क्या बोलता है, कमल रिसीव द गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। बर्थडे में मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो 25,000 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 1,00,000 रुपीज, जो कि टैक्सेबल होगा कहाँ पर सर, अदर सोर्सेज के हेड में। गिफ्ट आर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, he contributed 10,500 rupees to public provident fund and 6,000 to unit linked insurance plan। ठीक है, तो पीपीएफ भी किस में आता है, एटीसी में आता है, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी जो है वो किस में आता है, क्या बोलते हैं, एटीसी में आता है। एक चीज ध्यान रखना, यूलिप भी एटीसी है, पीपीएफ भी एटीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटीसी में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 10,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 16,500। कितना जाएगा, 16,500। सर क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर लो, अभी 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 टाइम है, अभी टाइम स्पेंड कर लो क्वेश्चन के साथ, कि बार बार आपको टोटल इनकम की जो टेंशन है ना वो मत हो। अकेले आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि वीडियो देख के इसके साथ टाइम स्पेंड कर लो।
अभी टाइम नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करने का, अभी टाइम है बुक के साथ स्पेंड करने का, क्वेश्चन बैंक के साथ। क्वेश्चन बैंक के साथ जो है वो आपको टाइम ज्यादा गुजारना है, ना कि क्या बोलते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है ये, पॉइंट नंबर 8 बोलता है ही डिपॉजिटेड 60,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट। ठीक है, 60,000 उसने डाला है कहां पर, तो 60,000 टैक्स सेवर डिपॉजिट विच नेशनलाइज्ड बैंक इन द नेम ऑफ मैरिज। पहली बात तो ये टैक्स सेवर डिपॉजिट, नॉट एटीसी। ये एटीसी में आता ही नहीं है, एटीसी में कोई नाम ही नहीं है टैक्स सेवर डिपॉजिट का। तो क्या कोई डिडक्शन मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। कोई डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिले। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 ही हैज टेकन पॉलिसी ऑन लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर ऑन 1/4/2025 एंड पेड अ प्रीमियम ऑफ 25,000। The sum assured of the policy is 2 lakh. He has exercised the option of shifting out of default tax regime under 115 BAC। ठीक है, तो ये भी किस में जाएगा, एटीसी में जाएगा। और 10%, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 रुपए। तो एटीसी में कितना होगा, 20,000। सिंस पॉलिसी जो है वो ली गई है कब, 2012 के बाद, तो इसलिए अपन क्या लेंगे 2012 है उसके बाद, तो फिर अपन क्या लेंगे 10%। तो 2 लाख का 10% हो गया कितना, 20,000। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, लगता है तो वापस से पढ़ लो, नहीं तो अभी सीधा तुरंत आ जाओ कहाँ पर, तो तुरंत आ जाओ अभी। अब अपने ये तो एडजस्टमेंट हो गया, 52 ये अपने फॉर्मेट ड्रॉ करने में। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 60। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा एडजस्टमेंट लिख लो, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँ तभी मैं क्वेश्चन बार बार देखूंगी, और क्वेश्चन याद तो करना नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे सामने है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स लिख लिए, उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो टोटल इनकम निकालनी है। तुरंत पहले फॉर्मेट में फोकस करो, क्योंकि नंबर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ, जैसे आप आंसर शीट में कुछ लिखोगे आपको क्या आएगा, आपको आएगा सर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसलिए अपन को क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आना है कहां पर, आंसर शीट के ऊपर। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 मेरा ऑफ में ना, रेसिडेंट ऑफ कमल अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम और असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, इसका आपको पूरा लिखना है। अब अपन स्टार्ट करेंगे किससे, सैलरी एड से, और बहुत टाइम के बाद हमको मिला है क्या, सैलरी एड। तो हम क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला जो है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 16 ना। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी विद डीए। तो आपको देखना है बेसिक सैलरी विथ डियरनेस अलाउंस कितना है सर आपका, 5 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है क्या, बोनस। हाँ, नेक्स्ट जो है वो क्या है, बोनस। बोनस कितना है सर, 15,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, फ्री सर्वेंट, जो कि आपको एम्प्लॉयर दे रहा है। फ्री सर्वेंट है 12,000 रुपीज, इट्स अ टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपकी फ्री है। कितना है, 14,500। यस, ठीक है। लैपटॉप फैसिलिटी, लैपटॉप आपको मिला हुआ है, तो ये भी आपका फ्री, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई। ठीक है, अब मैं क्या ले लूंगी यहाँ पर, ग्रॉस सैलरी। सर ग्रॉस, तो मैं टोटल कर लेती हूँ सबका। टोटल आ जाएगा मेरा 5,15,000, 5,15,000 प्लस 12,000 प्लस 14,500,
इज इक्वल्स टू 5,41,500। तो यहाँ पे आपका आ गया है 5,41,500। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5,41,500 रुपीज, दैट इज माई ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी देने के बाद मैं माइनस करूंगी क्या, मैं अपना माइनस करूंगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी में मिलती है, दैट इज हाउ मच रुपीज, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी आपकी आ गई है इज इक्वल्स टू 4,91,500। ठीक है, 4,91,500 आपका आ गया है क्या, टैक्सेबल सैलरी। तो सैलरी हेड जो है बेटा एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसको बाहर लिख देंगे 4,91,500। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या आया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पे कितना था बेटा आपका, 5500 रुपए था इंटू 12। तो क्वेश्चन में अपन लोगों ने निकाला था कितना है, 66,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000 रुपीज माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो कमल ने पे किया है आई गेस 4,500 रुपीज, तो 4,500 पे कर दिया। तो आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू जो है वो आपकी आ चुकी है 66,000 इंटू, नहीं माइनस 4,500 इज इक्वल टू 61,500 रुपीज। तो यहाँ पे आ गया 61,500 रुपीज। फिर माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 61,500 इंटू 30% कितना आ गया आपका, तो इंटू 0.3, 18,450 रुपीज। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। तो माइनस इज इक्वल टू, फिर ये हो गया इंटरेस्ट था आपका कितना, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्वेश्चन में दिया नहीं, हम लोगों ने निकाला है कितना, 24,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। सी नेशनलाइज्ड बैंक से हमने लोन लिया 1,60,000, यहाँ पे लिख दो 1,60,000 इंटू 15% इज इक्वल टू हाउ मच, योर 24,000। ये दोनों को आप जब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19,050 रुपीज, 19,050 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला जो हो गया, उसके अलावा और एक ही घर है और एक ही घर के अलावा और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सैलरी है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी है और फिर पीजीएपी एंड अदर सोर्सेज है। तो हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन में कैटेगराइज करने की कोशिश करना चाहिए कि व्हाट इज इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो सैलरी इज डन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को भी अब अपन बाहर कर देते हैं, विच इज माई 19,050 रुपीज 050। फिर नेक्स्ट में लूंगी क्या, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में एक तो हमारा है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन प्रॉफिट was how much, 15,000 rupees, and speculation loss is 20,200. Net speculation business loss, net speculation business loss to be carry forward to next year, क्योंकि इसको तो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो 5,200 रुपीज को हम क्या करेंगे, तो 5,200 को हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसको ऐसे ले, ठीक है, तो 5,200 रुपीज हमने क्या कर दिया है, वो कर दिया है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, तो हम लोगों ने इधर का वाला पॉइंट पूरा कर लिया है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, और ये 4th भी हो चुका है। अब 5th वाला जो है वो क्या है, अदर सोर्सेस का पॉइंट है।
तो यहाँ पर अपन ले लेंगे इनकम। पीजीपी के पास कैपिटल गेन भी है क्या क्वेश्चन में? नहीं, इट्स नाइस कि क्वेश्चन में कैपिटल गेन नहीं है, डायरेक्ट क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय वाइफ क्लब इन हैंड्स ऑफ कमल इज इक्वल्स टू। तो 50,000 रुपए दिया था, तो 50,000 रुपए पे ओरिजिनल इंटरेस्ट उसने कमाया है 15% का, तो विच इज हाउ मच, 50,000 का 15%। क्वेश्चन में अपन लोगों ने निकाला था 7,500 रुपीज, तो वो आ जाएगा 7,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड क्लब इन हैंड्स ऑफ कमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना था, 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज का 15% अगर आप जो भी देखोगे होगा, -1,500 रुपए एग्जेम्पशन कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 3,000 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपीज। हमने पहले कैलकुलेट करके रख लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 6 क्या है आपका, गिफ्ट। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से जो गिफ्ट मिला है वो है आपको 25,000 इंटू 4 पीपल। ऐसे दोस्त हमारे भी बने जो हम लोग को 25,000 रुपए ईच गिफ्ट दे। कमल हैज वेरी नाइस सेट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 80C। तो यहाँ पे आपका नीचे में अपन लिख दो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो पहले आपका है 80C में क्या बोलते हैं, पीपीएफ पेमेंट, पीपीएफ पेमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो पेमेंट है वो है कितना, 10,500 रुपए। और दूसरा है आपका यूलिप, ULIP, यूलिप पेमेंट है आपका 6,000 रुपीज। और टैक्स सेवर डिपॉजिट, टैक्स सेवर डिपॉजिट नॉट अलाउड, तो यहाँ पर इसका नोट आ सकता है। ठीक है, और एक और है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डॉटर, मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सम assured और पॉलिसी अमाउंट, विच इज 2 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20,000। टोटल में कितना हो गया आपका, 16,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 36,500 रुपीज। ये आप माइनस कर देंगे यहाँ पर 36,500 माइनस, और ये जो है वो हट भी सकता है। ठीक है, दिस इज माई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अभी अगर मैं देखूंगी, एक बार क्वेश्चन चेक करती हूँ, तो सैलरी हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी भी बाहर कर दिया है, पीजीबी भी ठीक है। आईएफओएस, आईएफओएस में फ्रेंड्स वाला है, बाकी सारे जो है 7 8 9 का ट्रीटमेंट हो गया है, और सारे जो पॉइंट्स हैं उनका सबका ट्रीटमेंट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का टोटल करेंगे। तो 1,10,500 रुपए है क्या, हाँ, 1,10,500 रुपए टोटल है। बाहर कर दो इसको भी, 1,10,500 रुपए। ठीक है, अब जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, तो सब हेड का टोटल होगा। तो पहला हेड है 491,500, 491 491,500 प्लस दूसरा हेड है आपका 19,050 प्लस एक 1,10,500 इज इक्वल्स टू 6,21,050 रुपए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,21,050 माइनस 36,500 इज इक्वल्स टू योर टोटल इनकम। 5,84,550, 5,84,550 रुपीज। ठीक है,
दिस इज व्हाट योर टोटल इनकम का आंसर। आई होप आई एम क्लियर। टोटल इनकम बस निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी नहीं है। 5,84,550 रुपीज यहाँ पे निकाल दिया है टोटल टैक्स लायबिलिटी भी। आप चाहो तो निकाल सकते हो। 584 में 5 लाख का तो ठीक है, और 84,550 सी 5 लाख का आपको पता है 12,500, और 84,550, एक मिनट, 84,550 इंटू 0.2 प्लस 12,500 इज इक्वल टू 29,410 इंटू 1.04 इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी अगर निकालना चाहो, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी अगर आप निकालना चाहें तो आएगा 30,586 रुपीज, और राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30,590 ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से। ठीक है, so this is what your question number 16 looks like, and question number 17 is already we have done. ठीक है, I hope you guys are enjoying the series and understanding it as well, which is same as important as making and solving the question, and you guys are finding it easy. ठीक है, और 17 जो है बहुत easy है। अब the next question we have is question number 18. If you're okay with this right now, then you can go right now or take a break of 5 minutes and then pause the video, drink water and then start again. ठीक है? Illustration number 19, computation of total income and tax liability. ठीक है, क्या बोलता है ये? Mr. Krishna, age 65 years. Age 65 years, sir. Basic exemption limit is equals to how much? 3 lakh rupees. ठीक है, a furniture manufacturer reported a profit of 5 lakh 5 crore 64 lakh 44,700 for the previous year, 25-26 आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर 25-26 सही दिखा हुआ है, और आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस ये दिया हुआ है। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब नेक्स्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि डेबिट क्या क्या हो चुका है। 20,000 पेड टू गुरुद्वारा रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G फॉर इनकम टैक्स एक्ट इन कैश, नो चेक्स वर एक्सेप्टेड। ये आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 20,000 बिकॉज इट इज पेड इन कैश। ठीक है, और 48,000 और 80G में भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 48,000 contributed to university approved and notified under section 35(1)(2) to be used for scientific research. कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है बेटा? फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका बिजनेस क्या है? फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? इंटरेस्ट पेड 1,67,000 ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ ई व्हीकल ऑन 15 मई 2025 फ्रॉम अ बैंक। द ई व्हीकल वाज परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो ई व्हीकल जो है पर्सनल यूज ऑफ उसकी वाइफ के लिए परचेज है, तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 1,67,000 रुपीज। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन, एक मिनट, आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए। हम लोग को 18 करना था, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले 19 कर लेते हैं, बाद में अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। अभी तो मैं सोचूं,
ठीक है। तो 1,67,000 ऐड करेंगे और कोई डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी और आपने लोन कब लिया हुआ है? 15 मई 2025 को लिया हुआ है। ठीक है। तो 1,67,000 ऐड होगा, ये 20,000 और 1,67,000। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है ये? His firm has purchased timber under forest fees of 20 लाख for the purpose of business। तो क्या करें? परचेस किया है तो किया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि इनकम ऑफ रुपीज 4 लाख फ्रॉम रॉयल्टी ऑन पेटेंट रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट रेसिडेंट क्लाइंट, नो टीडीएस वाज नीडेड टू बी डिडक्टेड बाय एनी ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। तो ये आपको 4 लाख कहाँ मिला है? रॉयल्टी ऑन पेटेंट। ठीक है। तो ये इनकम है 4 लाख की, वो ठीक है। सेक्शन 80 QQB और आरआरबी, तो ये जाएगा आरआरबी में, क्योंकि क्यूक्यूबी किसके लिए है? बुक्स के लिए है। ठीक है। और आरआरबी जो है वो किसके लिए है? क्या बोलते हैं, बाकी सारी चीजों के लिए, पेटेंट वगैरह के लिए है। तो ये आरआरबी में जो रिडक्शन मिलेगी 3 लाख की। ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड 3 लाख फ्रॉम डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन 21-22, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट वॉज ₹5 लाख। 5 लाख हम अलाउ कर चुके हैं, out of which officer only allowed 3 lakh rupees as deduction while computing the total income। तो 2 लाख रुपए तो पहले ही टैक्सेबल हो चुका है, तो 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू बचा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए जो है वो अभी क्या होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो, कि क्या है बेटा कि रिसीव 3 लाख, पहले जो है वो बैड डेट हुआ था कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का उसको बैड डेट हुआ था, बट इनकम टैक्स में उसको कितना अलाउ हुआ? 3 लाख रुपए। इनकम टैक्स में उसको अलाउ हुआ कितना? 3 लाख रुपए। अब तो 3 लाख रुपए अगर मेरा खर्चा एक्चुअल में, अगर मेरे को लॉस हुआ है मेरे घर में 5 लाख में, लेकिन इनकम टैक्स मानता है कि मेरे को लॉस हुआ है 3 लाख का, तो 2 लाख रुपए तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट अकाउंट हो गया ना इनकम टैक्स के हिसाब से। मतलब 2 लाख पे तो मैं टैक्स दे रही हूँ। एक्चुअली मेरा प्रॉफिट कम होना था 5 लाख से, बट मेरा प्रॉफिट कम हुआ कितने से? 3 लाख से। तो 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी मैं टैक्स दे दिया है। तो आज के डेट में जब मुझे 3 लाख रुपए रिकवर हुआ है, एक्चुअल में मेरी इनकम हुई है कितने की? 3 लाख की। इसमें से 2 लाख रुपए तो मैंने पहले ही टैक्स भर दिया है, तो 1 लाख रुपए जो अभी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच गेट्स आस्क्ड इन एग्जाम, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। He sold some furniture to his brother for rupees 7 lakh. The fair market value of such furniture was rupees 9,90,000। अब एक चीज समझना कि जो आपका 40A2 है कि पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन की आप मार्केट रेट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। ये सेल ट्रांजैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए ये वाले जो मतलब पॉइंट है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? अदर इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेट अप्लाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है और इनकम टैक्स एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है बेटा? बिल्कुल 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 सेम है। ठीक है। उसके बाद मिस्टर कृष्णा परचेज्ड अ न्यू कार ऑफ रुपीज 12 लाख ऑन 1 सितंबर 2025। The same was put to use in the business on the same day. No depreciation for the same has been taken on car in the books of accounts। तो अपन क्या करेंगे? अपन डेप्रिसिएशन देंगे और 12 लाख पे अपन दे देंगे कितना? डायरेक्टली 15% का डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख का 15% होता है सर 1,80,000। 1,80,000 रुपए जो वो डेप्रिसिएशन लग जाए माइनस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कृष्णा सोल्ड हिज हाउस ऑन 30 मार्च 2023 एंड डिपॉजिटेड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 25 लाख इन कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया उसने? घर बेचा। घर बेचा मतलब सेक्शन 54 लगा हुआ है। सेक्शन 54 क्या बोलता है कि आपने घर बेच के अगर आप घर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं, जो घर खरीदना है उसका टाइम लिमिट क्या है? तो उसका टाइम लिमिट है बिफोर के लिए 1 है और आफ्टर के लिए 2 एंड 3 है। खरीद रहे हो तो 2 साल में खरीद लो और अगर क्या बोलते हैं बना रहे हो तो 3 साल में बना लो। ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग है। ठीक है। क्या बोलता है आगे? ऑन दी 1 मार्च 2026, इस साल में
ही सोल्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी ही डिसाइडेड फॉर ₹1 करोड़, 1 करोड़ में घर बेचा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है? 50 लाख ऑन सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। 1 करोड़ में घर बेचा बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 50 लाख ही हुआ है। ऑन 25 मार्च 2026 ही विड्रू द मनी आउट ऑफ हिज कैपिटल गेन अकाउंट। उसने क्या किया? विड्रू किया मनी अपने कैपिटल गेन अकाउंट से और इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो उसने 1 करोड़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में लगा दी। सी, अगर मैं बात करूं किसकी, FVOC करंट ईयर में कि मेरे को कितना है, तो 1 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 50 लाख होगा, तभी तो मेरा कैपिटल गेन कितने का है? 50 लाख का है। आंसर क्वेश्चन में आपको 50 लाख रुपए ये दिया हुआ है कि कैपिटल गेन जो है वो 50 लाख का है और एफपीओसी तो 1 करोड़ का, तो ये हमने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कितना है? 50 लाख है। अभी आपको बताया गया है ये रहा आपका कैपिटल गेन, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितने का है? 50 लाख का है। अब मेरे को क्या करना है? इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं वापस से घर खरीद लेती हूँ, ठीक है, तो वापस से घर खरीदूंगी तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है? ऑन 25 मार्च 2026 ही विड्रू द मनी आउट ऑफ हिज कैपिटल गेन अकाउंट। ये जो आप 25 लाख रुपए इसने डाला था ना कैपिटल गेन अकाउंट में, ये विड्रॉ कर रहा है। तो टेक्निकली इसको कब तक खरीद लेना चाहिए? तो 30 मार्च 2023 है ना, 30 मार्च 2023 से लेके आएगा 30 मार्च 2024 और 2025। और 30 मार्च 2026। और ये कंस्ट्रक्शन में लगाया है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस में लगाया है। तो 3 साल के अंदर जो है वो आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में पैसा जो है वो खर्चा कर देना है। तो आपको 3 साल का टाइम है, आपको बस 30 मार्च तक का टाइम है, 30 मार्च 2026 तक का टाइम है। और आपने इन्वेस्ट कब कर दिया? 1 मार्च में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना कि अल्टीमेटली बेटा जो आपका सेल है वो कब हुआ है? 30 मार्च 2023 को। तो उस दिन से लेके 3 साल के अंदर क्या करना है? 2 साल में आपको घर खरीद लेना और कंस्ट्रक्ट कर, तो 3 साल तक आपको कंस्ट्रक्शन में पैसा जो है वो डाल देना। ठीक है, तो 3 साल कब कंप्लीट हो? 30 मार्च 2026 को, और मैंने इन्वेस्ट कर दिया 1 मार्च 2026 को, विच इज अ वेरी वैलिड टाइम लिमिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मेरे को इसका कोई कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा? नहीं, ये तो टाइम लिमिट में इसने क्या किया? 25 लाख रुपए लिया और कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। ठीक है, तो ये तो अल्टीमेटली क्या किया? ऑलरेडी जब मैं इस अकाउंट में पैसा जमा कर रही हूँ तो मैंने एग्जामेशन ले लिया है, तो जब मैं पैसा विड्रॉ कर रही हूँ तो क्या मेरे को एग्जामेशन मिलेगी? नहीं। ये चीज समझना कि जब मैंने 2023 में पैसा डाला था अकाउंट में तो मैंने एग्जामेशन ले ली, ठीक है, कैपिटल गेन में। तो क्या वापस से अगर पैसा निकाल उस अकाउंट से इन्वेस्ट करूँ तो मुझे एग्जामेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस 1 करोड़ में से 25 लाख तो यही वाला है ना। ठीक है, और 75 लाख रुपए जो है अल्टीमेटली मैंने डाले हैं एक्चुअल में। तो मेरे को जो एक्चुअल में एग्जामेशन मिलनी चाहिए, एग्जामेशन इन्वेस्टमेंट की, वो कितने की मिलेगी? 75 लाख। 75 लाख, लेकिन मैक्सिमम मेरा कैपिटल गेन कितना है? 50 लाख। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, कि भले मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 75 लाख का है, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं कैपिटल गेन है 50 का है, तो मैं माइनस कहाँ से करूँ? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? कृष्णा ऑल्सो मेड फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। क्या पेमेंट किया है भाई उसने? लमसम प्रीमियम ऑफ 30,000 ऑन 30 मार्च 2026 फॉर मेडिकल पॉलिसी टेकन ऑन सेल्फ ऑफ द स्पाउस। पॉलिसी शैल बी इफेक्टिव फॉर 5 years फ्रॉम 30 मार्च 2026 टू 29 मार्च 2031। अगर आप देखोगे 30 मार्च 26 से लेकर 29 मार्च 31 तक, तो ये कितने सालों को टच कर रहा है? तो ये 6 साल को टच कर रहा है। 26, 27, 28, 29, 30, एक मिनट, 30 मार्च 2026,
तो ये 25-26 को टच कर रहा है ना, मतलब 25-26 और ये 29 मार्च, तो 25-26 के बाद 27-28-29-30, 30 मार्च 2026, तो 30 मार्च 2026 से लेके 30 मार्च 2027 पहला साल, 28 दूसरा साल, 29 तीसरा साल, 30 चौथा साल और 31 जो है वो तो 5वां साल हो गया ना। लेकिन वो 5 इयर्स बोल रहा है, 31 से लेके 26 से लेके 29 मार्च 2000, सॉरी सॉरी 31 बोल रहा है। हाँ हाँ, 29 मार्च 2031। तो अल्टीमेटली ये जो है वो पॉलिसी कितने के लिए लाइव हो गई, 6 इयर्स के लिए लाइव हो गई। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको 80D में जो रिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 30,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना, 5,000। तो 5,000 रुपीज 80D में जो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। 8,000 पेड इन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, तो इसमें मिलेगा 80D अब 5,000 का, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम कितना मिलता है, 5,000, वो कैश में अलाउड होता है। ठीक है, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टूड द क्वेश्चन की क्या क्या है। ठीक है, नाउ क्या पूछा है क्वेश्चन में, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर कृष्णा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अज्यूमिंग दैट इज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 105 BA। ठीक है, so now please come to the answer। इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर क्या है 19 का, 130। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी जो है वो निकालना है। सबसे पहले देखूंगी मैं सैलरी है क्या, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी है क्या, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या है, PGBP। ठीक है, PGBP, PGBP, let me change its color। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट आपको दिया हुआ है 5,64,44,700। ठीक है, अब कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो आपके ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो आपके लेस होंगे। ठीक है, अब ऐड में सबसे पहला जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गुरुद्वारा। ठीक है, डोनेशन टू गुरुद्वारा इन कैश, पहली बात तो ये अलाउड नहीं होगा, तो 20,000 रुपीज ऐड कर सकते हैं। नोट बिल्कुल आप डाल सकते हो, उसको आपको डालना चाहिए। ठीक है, सेकंड, सेकंड आपका है क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी वाला तो बिल्कुल अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट ना, 48,000 कॉन्ट्रीब्यूट टू यूनिवर्सिटी, 48,000 कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन है, ऑप्शनल में अलाउ हो जाता है, डिफॉल्ट में अलाउ नहीं होता है, ध्यान रखना, ऑप्शनल में अलाउ होता है, डिफॉल्ट में अलाउ नहीं होता है। तो 48,000 इधर आएगा नील। थर्ड, इसका भी आप नोट जो है बिल्कुल डाल सकते हैं। थर्ड, क्या बोलते हैं आपको, इंटरेस्ट ऑन ईवी का लोन, पहली बात तो इसमें वो अलाउ वो नहीं एप्लीकेबल होगा, क्या आपका 80 EEB। ठीक है, अपन जो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट करते हैं ना, EEB वाला, वो अलाउ नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं अलाउ होगा इसमें, बिकॉज क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट में अलाउ नहीं होगा क्योंकि अपने 2025 में लोन लिया है और वो 2023 तक ही है, 2019 से लेकर 2023 तक ही है। तो 1,67,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर वो हो जाएगा। और फोर्थ,
वाला पॉइंट जो है वो किसका है? तो फोर्थ वाला जो है वो आपका आएगा फॉरेस्ट लीज। फॉरेस्ट लीज, एक मिनट, यस, हिज फॉर्म हैज परचेज टिम्बर अंडर फॉरेस्ट लीज ऑफ 20 लाख फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, दिस इज अ वेरी इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फॉरेस्ट लीज नो ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एड में हमारे पास उतने ही थे। नाउ कम टू द क्रेडिट। क्रेडिट में आपको रॉयल्टी ऑन पेटेंट, हाँ, रॉयल्टी ऑन पेटेंट जो है बेटा वो बिजनेस इनकम नहीं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज पे टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी रॉयल्टी इनकम। ठीक है, तो रॉयल्टी 4 लाख रुपीज जो है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और उसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स। और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा दिया, अपन वो भी कर सकते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब उसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में 80D के ही 2 पॉइंट है, उसके बाद आप ले सकते हो 80 RRB, रॉयल्टी ऑन पेमेंट्स, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। तो यहाँ पर आपका है फर्स्ट एक्चुअल रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना हुआ है? 4 लाख। और सेकंड है आपका मैक्सिमम इज 3 लाख, विच एवर इज लोअर इज हाउ मच? 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर रॉयल्टी आ जाएगी 3 लाख रुपए। तो वी हैव डन क्रेडिट का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैड डेट। तो बैड डेट टैक्सेबल होगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे होगा आपका 0.5 बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आएगा डेप्रिसिएशन, एक जगह नहीं किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो आएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर अपन लोगों ने एक मिस्टेक की है। दिस इज अबाउट बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना कि बैड डेट रिकवर्ड जो है वो क्या है। कलर ले लेते हैं अलग सा, रेड कलर। ठीक है, ये जो क्या बोल रहा है, ये 3 लाख उसको डेटर से मिला है, क्या बोलते हैं, रिसीव 3 लाख, और जो कि रिटर्न ऑफ हो चुका था 5 लाख का, जिसमें से ऑफिसर ने 3 लाख की अलाउ किया था टोटल इनकम निकालते टाइम उस वक्त। ठीक है, तो ये तो 3 लाख आज के डेट में मेरी इनकम क्रेडिट हो चुकी है ना पीएल में। तो एक्चुअल में मेरे को टैक्सेबल कितना करना है? 1 लाख। मैं टैक्सेबल कितना कर दिया? 3 लाख। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 लाख एड बैक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस 2 लाख करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस 2 लाख रुपीज होगा बैड डेट रिकवर्ड, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है कहाँ पर? उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखा जाए तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या ट्रीटमेंट कर लिया है। ठीक है, वापस से मैं क्वेश्चन को आपको एक बार दिखा रही हूँ। एज है 65 ईयर्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, नेट प्रॉफिट इतना है। गुरुद्वारा को पे किया था बेटा 80G के अंदर। तो ऐसे तो क्या बोलते हैं, आपको ये अलाउ नहीं होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, कैश में पेमेंट किया है तो आपको अलाउ नहीं होगा, और 80G में ही पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 48,000 contributed to a university approved and notified under 35(1)(2) साइंटिफिक रिसर्च में दिया है। तो डिफॉल्ट में अलाउ नहीं होता, लेकिन ऑप्शनल में अलाउ होता है, तो फिर ऑप्शनल कर रहे तो ये अलाउ हो जाएगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। ठीक है, इंटरेस्ट 1,67,000 का पर्सनल यूज ऑफ वाइफ के लिए, तो इसलिए अपन ऐड कर देंगे, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, उसकी फर्म ने परचेज किया है टिम्बर फॉरेस्ट लीज ऑफ 20 लाख।
तो टिम्बर में ना उसका क्या लगा होगा, उसका लगा होगा टीसीएस। टीसीएस एट द रेट ऑफ 2% का उसका क्या कटा होगा, टीसीएस। तो ये टीसीएस को मैं कब माइनस करूंगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद माइनस करूंगी, ठीक है। उसके बाद 4 लाख रुपए जो है उसको रॉयल्टी और पेटेंट मिला है, तो 4 लाख रुपए भी पीएल में क्रेडिट हो गया, जो कि इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को माइनस करना चाहिए कितना, 4 लाख रुपीज पीजीबीपी से, और उसके बाद जो है एटीआरआरबी में क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे, जो कि हमने कर दिया है ट्रीटमेंट ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैं बता चुकी हूँ कि एक्चुअल में टैक्सेबल 1 लाख करना है, बट 3 लाख रुपए क्रेडिट हो चुका है, तो 2 लाख रुपए क्या करेंगे अपन, एड बैक कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, फर्नीचर बेचा है भाई अपने भाई को, ठीक है। तो अपने भाई को अगर उसने क्या बोलते हैं ज्यादा प्राइस में भी बेच दिया है, क्या बोलते हैं कम प्राइस में भी बेचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 48 सेल ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या बोलती है, डेप्रिसिएशन जो है वो दोनों का सेम है, प्लस उसने एक नई कार खरीदी है 12 लाख, तो 1,80,000 डेप्रिसिएशन तो लगेगा, प्लस टीसीएस लगा होगा एट द रेट ऑफ 1%, तो इसको भी अपन माइनस करेंगे, तो 12 लाख का 1% हो जाता है 12,000, तो अपन 12,000 रुपए का टीसीएस जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, 1%। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टू। अब थर्ड पॉइंट में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वो जो सेम एक्सप्लेनेशन था वही था। उसके बाद फॉलोइंग पेमेंट्स उसने किए हैं, तो ये जो है हाँ, कितने साल तक पॉलिसी टच करती है, तो 2026 से लेकर 2031 तक वो 6 साल को टच करती है, तो 6 साल तक आपको एटीडी अलाउ हो जाएगा। बाकी और कुछ है क्या, नहीं। प्लस हाँ, एक चीज और इसका टीसीएस कट गया। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा टीडीएस लगता है 194 IA, दैट इज इमूवेबल एसेट का सेल, तो ये भी एट द रेट 1% लगेगा। तो 1 करोड़ इंटू 1% इज इक्वल्स टू हाउ मच, सेल पे लगता है इमोबल एसेट का सेल, तो बायर जो है वो टीसीएस डिडक्ट करता है, तो 1 करोड़ इंटू 1%, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जो है वो आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे अपने आंसर के ऊपर। आंसर में अभी मैंने गुरुद्वारा वाला कैश में ऐड कर दिया है, साइंटिफिक रिसर्च अलाउ हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ईवी ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होगा। डेप्रिसिएशन से पहले एक चीज अपन लोगों ने मिस हुई है अपनी, दैट इज व्हाट योर बैड डेट रिकवर्ड। 2 लाख रुपए जो है वो अपने को नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल इसका नोट दे सकते हैं। रॉयल्टी इनकम का भी आपको नोट देना है, सारी चीजों के आपको नोट लिखने पड़ेंगे। फिर 12 लाख है, 12 लाख की कार खरीदी है, इंटू 15% के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो 12 लाख का 15% हो जाता है 1,80,000 माइनस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पीजीबीपी का टोटल, 5 करोड़ 64 लाख, 5 करोड़ 64 लाख 44,700 प्लस 20,000 प्लस 1,67,000 माइनस 4 2 6 लाख, 7,80,000, 7,80,000 नहीं, 7,80,000, 558,51,700, 558,51,700, so it is around 5 crore 58 lakh 51,700. This is our PGBP is, ठीक है। नाउ
रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स कितना मिला है बेटा? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में? ट्रीटमेंट। तो ऊपर से लेके अदर सोर्सेज में और कुछ नहीं है, इधर भी अदर सोर्सेज नहीं है, अदर सोर्सेज ये भी नहीं है, डेप्रिसिएशन हो गया है, ये हो गया है, कैपिटल, ओ कैपिटल गेन इज लेफ्ट, ओके ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? हम्म, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? कैपिटल गेन। यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या? कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना है? 50 लाख रुपए ऑलरेडी बता दिया है, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 में क्या लेनी है? एग्जेम्पशन लेनी है। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 75 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट मेड बट मैक्सिमम अलाउड ही हो गया, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम अप टू, मैक्सिमम अलाउड अप टू 50 लाख, अलाउड अप टू 50 लाख, क्योंकि 50 लाख की तो क्या बोलते हैं कैपिटल गेन है, तो 50 लाख रुपए आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 50 लाख रुपए पर माइनस कर दिए, तो आपका आंसर जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आ गया 0, बाहर आ गया क्या? 0, ठीक है। रॉयल्टी फॉर्म पेटेंट्स आ गया कितना? 4 लाख। तो ये हो गया आपका टीसीएस हो गया, और ये हो गया, और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स कितना? 4 लाख रुपए बाहर। तो आपका आ जाएगा क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है 558, ये प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 5 करोड़ 62 लाख 51,700। 5 करोड़ 62 लाख 51,700। 562,51,700, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन अंडर 80D। तो 80D में आपको लमसम मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी कितना आएगा आपका? 5,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना हो गया आपका? 5,000। टोटल मिला के दोनों का कितना हो गया आपका? 10,000। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 10,000 रुपीज, यहाँ माइनस हो जाएगा, रॉयल्टी का माइनस होगा 3 लाख रुपए। तो 3,10,000 रुपए क्या है? माइनस कर देंगे, 3,10,000 इज इक्वल टू टोटल इनकम आ जाएगी हमारी, माइनस करने के बाद 5 करोड़ 59 लाख, 5 करोड़ 59 लाख 41,700, 5 करोड़ 59 लाख 41,700, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 559 41,700। दिस इज व्हाट माय आंसर इज। आई होप यू कैन सी। नाउ what you have to do is calculate the tax liability of Mr. Krishna, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी अगर आपको निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी बेसिक एग्जाम, टैक्स ऑन 10 लाख सीधा, टैक्स ऑन 10 लाख कितना है आपका? 1,10,000, क्योंकि बंदा जो है वो क्या है? सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर्स है। बैलेंस एट द रेट ऑफ, बैलेंस एट द रेट ऑफ, बैलेंस एट द रेट ऑफ 30%, बचे पे का 30% निकाल दो। तो आपकी टोटल इनकम है 559,41,700 माइनस 10 लाख इज इक्वल्स टू इतना 0.3 कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,64,00,000, 1,64,82,510।
टोटल कर दूंगी मैं, प्लस 1,10,000 इज इक्वल्स टू 1,65,92,510। ठीक है, प्लस ये हो गया टैक्स लाइबिलिटी प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ, तो इसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 करोड़ से ऊपर है। तो सरचार्ज जो है स्पेशल इनकम तो नहीं है ना, नहीं, सरचार्ज जो है वो आ जाएगा आपका 37%। तो 1,65,92,510 इंटू 37% इज इक्वल टू, मेरा आंसर आ जाएगा 61,39,229। प्लस कर देना, प्लस इक्वल्स टू, तो आपका आ जाएगा 2,27,31,739। ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4% इज इक्वल टू हाउ मच, 9 लाख, 9,09,000, 9,09,260, 269 है ना, तो 69 को 70 कर लो, 0.5 ही है। और प्लस कर देंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 2,34,79, नहीं, 2,36,00,000, 2,09,09,270, और 2,27,31,739। हाँ, तो 2,36,00,000, 2,36,41,000 ठीक है, ये हो गया माइनस टीसीएस ऑन टिम्बर एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, तो 20 लाख इंटू 2% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 लाख, नहीं 2 लाख नहीं, सॉरी, 20 लाख का 2% कितना होगा, 20,000 होगा क्या, एक मिनट, 40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 माइनस टीसीएस ऑन मोटर कार, सामने वाले ने अपना टीसीएस कलेक्ट किया होगा एट द रेट ऑफ 1% ना, तो 12 लाख इंटू 1% इज इक्वल टू हाउ मच, 12,000। और नेक्स्ट है आपका 19 माइनस 194 IA, 194 IA टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा एट द रेट ऑफ 1%, तो 1 करोड़ का 1%, 1 करोड़ का 1% जो है वो आएगा आपका 1 लाख रुपए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो 40,000, 12,000, 40,000 प्लस 12,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल्स टू 1,52,000, 1,52,000 टोटल में होगा, इसको अपने 1,52,000 ना, तो यहाँ पे अपन आ जाएगा 1,52,000 टोटल में माइनस करना है, 2,36,41,008 में से माइनस 2,36,41,008 में से माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,34,79,000, 2,34,79,001 I hope this is your final answer is 008 होगा, मतलब 008, ऑब्वियसली 008, फिर 2,34,79,000, 10 रुपए अपन उसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपए, दैट इज योर इन मल्टीपल्स ऑफ 10। I hope this question is clear to you. Please this question, do this question again. This is the very, very, very important question.
and this question has a lot of adjustment as well. Now the question we have left is question number 18 right now. So this is it for today, and we'll be meeting to the next this but we'll be meeting with you in the next video for the upcoming series. And अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू बाय आवर बुक्स तो देन गो चेक आउट आवर कॉम्बोज फ्रॉम आवर वेबसाइट का लिंक जो है वो गिवन है बिलो। अगर आपको कोई डाउट है बुक्स से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप में मैसेज, मतलब नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी गई है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। प्लस साथ ही में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो नोट्स मैं आप जो ये टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है बिल्कुल फॉर फ्री, तो आप ये जो है वो टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।